गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जहाँ से पिछली क्लास से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे और जो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन है इसको आज अपन इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपने पिछली क्लास अच्छे से देखी होगी। तो अगर आपने पिछली क्लास अच्छे से देखी है दोनों क्लास, तो आगे वाली क्लास आपको बहुत ही ईजी समझ में आएगी। तो अगर नहीं देखी है किसी ने, वो भी जाके ये पीछे दोनों क्लास आप जो पिछली क्लास है वो दोनों जाके देख लें। ठीक है, अपन ने बात कर ली थी टीपी, एपी और एमपी के रिलेशनशिप की। अगर थोड़ा सा एक बार 1-2 मिनट अपन क्या कर लें, एक बार और रिवाइज कर लें इसको। ठीक है ना। तो ये क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि कोई टेक्निकल या मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं वहाँ कि अपने जो भी इनपुट्स है उसमें से क्या करें, जो भी इनपुट्स का अपना स्केल है, जैसे इरिगेशन हो गया, सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, जो भी है मशीनरी वगैरह, उनको इनमें से क्या करेंगे। अपन ने क्या किया था, फर्टिलाइजर को अपन ने क्या किया था, वेरी रखा था या उसको क्या किया था, चेंज किया था। और अदर जो भी फैक्टर थे उनको क्या रखा था, अपन ने कांस्टेंट रखा था, फिक्स रखा था। और उस फर्टिलाइजर का अपन ने क्या देखा था, रिस्पॉन्स देखा था किस पर, आउटपुट पर। कि फर्टिलाइजर अपन जैसे जैसे अपन एक यूनिट चेंज करेंगे तो अपना क्या होगा, प्रोडक्शन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है ना। तो अपन ने क्या पहले डोज डाली, दूसरी, तीसरी, 4, 5, 6, 7 जो भी 8 यूनिट डाल के देखी थी। 8 यूनिट में क्या किया था, टोटल प्रोडक्शन कंटिन्यू क्या हुआ था, बढ़ा था। लेकिन जब 8 यूनिट अपन ने क्या की, यूज़ की, तब क्या हुआ था, अपना प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ था, घटा था। ऐसे ही क्या था, एमपी क्या था, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाई चेंज इन इनपुट। मतलब एक एडिशनल इनपुट अपन यूज़ करने पर जो एडिशनल अपन को आउटपुट प्राप्त हुआ था वो क्या था, एमपी था। तो अपन जैसे जैसे एक यूनिट चेंज कर रहे थे इनपुट में, तो आउटपुट में क्या क्या चेंज आ रहा था, वो क्या था, अपना एमपी था। और एपी क्या था, एवरेज प्रोडक्शन, औसत उत्पाद। ठीक है ना। और एमपी का मार्जिनल उत्पाद। और टीपी का क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट यानी कुल उत्पादन। ठीक है। तो एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है अपना, कि टोटल उत्पादन डिवाइडेड बाई इनपुट। मतलब आउटपुट की जितनी यूनिट बाई इनपुट की जितनी यूनिट अपन ने यूज़ की, तो उसमें जो औसत आएगा वो क्या होता है, अपना एपी। मतलब एक यूनिट से अपने को कितना प्रोड्यूस हुआ, वो क्या था, एपी। एपी क्या था, स्टार्टिंग में बढ़ रहा था, उसके बाद एक जगह हाईएस्ट हो गया, उसके बाद क्या हो गया, गिरने लग गया। एमपी क्या था, बढ़ा था, कांस्टेंट हुआ था और डिक्रीज हुआ था या डिक्लाइन हुआ था। टीपी क्या था, कंटिन्यू बढ़ रहा था, लेकिन जो लास्ट अपन ने यूनिट यूज़ की उसमें क्या हुआ था, ये घटा था। एक जगह आके ये क्या हो गया, 0, मतलब कांस्टेंट हो गया था, कुछ भी नहीं बढ़ा। जो पिछली यूनिट अपन ने यूज़ की थी उसमें जितना प्रोडक्शन था उतनी अपन ने 7 यूनिट यूज़ की, उसमें उतना ही सेम प्रोडक्शन रहा था। ये चीज़ थी। इनको सबको अपन ने किसके थ्रू देखा था, एक ग्राफ के थ्रू देखा था, एक उसका रिलेशन देखा था। वो किसको क्या बोलते हैं, अपन क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन। तो अब स्टार्टिंग में क्या था, टीपी क्या था, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ था, मतलब बढ़ती दर से बढ़ा था। इसका मतलब क्या हुआ, अपना एमपी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है ना। जहाँ तक एमपी बढ़ रहा था तब तक क्या था, बढ़ती हुई दर से अपना प्रोडक्शन बढ़ रहा था। जैसे इसमें बताया था आपने कि 2 यूनिट तक क्या बढ़ा था, एमपी बढ़ा था, तब तक प्रोडक्शन क्या था, बढ़ती रेट से बढ़ रहा था। बाद में क्या हुआ था, कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट हुआ वहाँ क्या था, एमपी हाईएस्ट था, उसके बाद एमपी गिरने लग गया, तो ये भी क्या, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लग गया। जैसे यहाँ क्या, एमपी हाईएस्ट हो गया, तो यहाँ कांस्टेंट रहा, जहाँ एमपी हाईएस्ट है उनको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। तो उसके बाद क्या था, ये कुछ देर कांस्टेंट रेट से बढ़ा टोटल प्रोडक्शन। जब कहाँ, क्योंकि यहाँ क्या था, एमपी क्या था, कांस्टेंट था। उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा, तब क्यों, क्योंकि तब क्या हो रहा था, एमपी घट रहा था। ठीक है ना। इसलिए एपी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, हाईएस्ट पॉइंट पे आया। ठीक है। जब हाईएस्ट पॉइंट पे आया तब क्या, उसके बाद क्या हुआ, एमपी और एपी दोनों बराबर हुए, मतलब एक दूसरे को कट कर रहे हैं। देखो यहाँ जितना एमपी है ना, उतना ही क्या है, एपी है। एमपी और एपी यहाँ क्या है, दोनों जितना भी हो इक्वल है। तब दोनों कट कर रहे हैं, फिर क्या हो गया, एपी घट रहा है, लेकिन क्या है, एमपी से ऊपर है। देखो एपी यहाँ से 12.5 से क्या हो रहा है, घट जरूर रहा है, 12.3, 11, लेकिन देखो एमपी से, एमपी कितना है, यहाँ 12 है तो ये 12.3, ये 11 है तो ये 4, लेकिन एमपी से क्या है, ऊपर है। इस ग्राफ में ये शो कर रहा है तो एपी क्या है ऊपर एमपी से, लेकिन घट दोनों रहे।
ठीक है ना। इसके बाद अपन ने बताया था कि इसके 3 जोन होते हैं, 2 असंगत जोन जिसको इरेशनल जोन बोलते हैं, एक होता है संगत जोन जिसको क्या बोलते हैं अपन रेशनल जोन बोलते हैं। इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपन क्या है जहाँ अपन प्रोडक्शन संबंधी डिसीजन नहीं लगते तो उसको क्या बोलते हैं असंगत जोन। अगर यहाँ अपन ने प्रोडक्शन रोक दिया कोई भी चीज़ का तो वो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन देखो स्टार्टिंग में तो अपन 1 यूनिट लगा रहे हैं, उसके बाद दूसरी यूनिट जैसे भी यूज़ कर रहे हैं तो जो पहली यूनिट से जितना ज़्यादा प्रोडक्शन मिला था, जैसे पहली यूनिट से 10 यूनिट मिला था, दूसरी यूनिट मिला है तो टोटल कितना मिला है 22। तो पहली यूनिट से अगर दूसरी यूनिट अपन ने यूज़ की तो कितना मिला है 12, ठीक है। फिर तीसरी यूनिट अपन ने यूज़ की तो कितना हो गया, उस तीसरी यूनिट से 14 मिला। मतलब क्या हुआ कि अपन जब जैसे जैसे अपन एडिशनल यूनिट इनपुट की यूज़ कर रहे हैं तो आउटपुट में क्या है, जो प्रीवियस यूनिट अपन इनपुट की यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है, तो अपन क्या नहीं करेंगे, प्रोडक्शन संबंधी डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि अपना प्रोडक्शन है बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ आके क्या हुआ, प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन जो प्रीवियस यूनिट है, मतलब जो तीसरी यूनिट है उससे कम होगा। जैसे 12 हो गया, अगली यूनिट डाली फिर उससे 13 मिल गया, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है, लेकिन जो रेट क्या है बढ़ने की, एमपी को क्या बोल सकते हैं अपन, रेट भी बोल सकते हैं कि जब एमपी घटेगा तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। जब एमपी बढ़ेगा तब इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, जब एमपी कांस्टेंट हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैक्सिमम होने के बाद टीपी क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। जब एमपी मैक्सिमम होता है तब क्या और टीपी मैक्सिमम होता है तब क्या होता है, एमपी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। उसके बाद लेकिन एपी कभी 0 नहीं होगा और एमपी क्या होता है, 0 के बाद नेगेटिव होने लग जाता है। तब एमपी नेगेटिव होने लग जाता है तब टीपी क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है ना। इसके आपको नोट्स पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन ये आप इसको एक बार बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से देखो, ठीक है। अब इसके बाद इसमें इरेशनल जोन और इरेशनल जोन क्यों बोलते हैं, इरेशनल जोन आपको पूछ सकते हैं 2 नंबर में 4 नंबर में, क्योंकि यहाँ अपन जो भी प्रोडक्शन संबंधी डिसीजन है वो नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्शन होगा, यहाँ अगर प्रोडक्शन ले लिया तो ही नुकसान है, क्योंकि अपना प्रोडक्शन बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। अगर तीसरे जोन में अपन ने प्रोडक्शन ले लिया तो भी अपना नुकसान है, क्योंकि एक इनपुट यूज़ किया तो प्रोडक्शन घटा ही है, बढ़ा नहीं, ठीक है ना। यहाँ जो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है टीपी अपना, वो वजह क्या है उसकी, जो भी अपने पास फिक्स फैक्टर है उनका क्या हो रहा है, फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। जो भी अपने जैसे कोई प्रोडक्शन स्टार्ट किया उसमें अपनी नई मशीनरी लाएँ, ठीक है ना, तो मशीनरी अगर नई होगी तो वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगी। जैसे जैसे उनको यूज़ करते रहेंगे तो उसमें क्या होता रहेगा, इतना एफिशिएंट नहीं होगी जितनी नई थी, ठीक है ना। तो लास्ट में जाके वो क्या हो जाएगी, एकदम ख़राब वराब जो भी हो जाएगी, उसके बाद उस पर खर्च आएगा, जो भी मतलब प्रोडक्शन अपना क्या होगा, घटाएगी, वो कुछ न कुछ नुकसान करेगी उसमें, ठीक है ना। तो जो स्टार्टिंग में जो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन, वो किसकी वजह से हो रहा है, फिक्स फैक्टर की वजह से, क्योंकि वहाँ फिक्स फैक्टर बहुत ज़्यादा यूटिलाइज है। किसके कारण है, जो भी वेरिएबल फैक्टर अपन यूज़ कर रहे हैं। जैसे अपन ने फिक्स फैक्टर इसमें क्या रखे थे, जो भी फर्टिलाइज़र के अलावा वो थे वो सारे फिक्स फैक्टर थे, और वेरिएबल फैक्टर क्या था, फर्टिलाइज़र की वजह से, अगर उन्होंने फर्टिलाइज़र डाला है तो उसकी वजह से जो फिक्स फैक्टर थे ना वो क्या है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन है पढ़ते हैं इसलिए अपने, किस लिए, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या अपन कह सकते हैं इसको क्यों पढ़ते हैं अपन, इस इरेशनल और रेशनल जोन से क्या पता लगता है कि कहाँ तक अपन को प्रोडक्शन करना चाहिए, कितना प्रोडक्शन चाहिए, कितनी यूनिट अपन को क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए। तो मतलब क्या हो गया, हाउ मच प्रोड्यूस, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए अपन क्या करते हैं, इस क्लासिकल प्रोडक्शन को फंक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि ये देखो इसका अपन को आंसर कहाँ तक मिला है कि अपन को प्रोडक्शन कहाँ करना चाहिए, चौथी यूनिट से लेके अपन 7वीं यूनिट यूज़ कर रहे हैं उसके बीच में अपन को क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर अपन को इस क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें आपने जैसे पढ़ी होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। क्या था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में से पहले लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था अपन ने। लॉ ऑफ डिमांड में अपन क्या देख रहे थे, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है ना। यही तो कर रहे थे कि प्राइस चेंज होने पे कोई कंज्यूमर की डिमांड कितनी चेंज हो रही है। मान लिया कि 1% अगर प्राइस चेंज हुई
तो इस 1% प्राइस चेंज होने से कंज्यूमर की डिमांड है उसमें कितना चेंज हुआ है। तो प्राइस और इन डिमांड का क्या रिलेशन था कि अगर अपने प्राइस बढ़ा दी तो डिमांड क्या हो जाती थी, अपनी घट जाती थी। क्यों घट जाती थी? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है उसका प्राइस बढ़ेगा, जैसे अपने एग्जांपल करंट एग्जांपल लेते हैं, पिछले लॉकडाउन में प्याज के प्राइस थे 100 रुपये पर केजी। तो लोग क्या कर रहे थे, उसकी डिमांड, जो लोग पहले कितने 5 किलो 2 किलो सब्जी में प्याज लेके जाते थे, वो 100 प्राइस अगर 100 रुपये हो गई तो वो कितना 1 किलो कर दिया, आधा किलो कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि प्राइस अधिक होने पर कोई भी वस्तु की अपन क्या करते हैं कि अपने पैसे से, पॉकेट से क्या जाते हैं, पैसे खर्च होते हैं। तो वो पॉकेट से अगर पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं तो अपन क्या करेंगे, उसकी इच्छा नहीं करेंगे। डिमांड क्या होती है? डिमांड कुछ नहीं होती, कोई भी चीज़ की खरीदने की एबिलिटी और इच्छा ही अपनी क्या है, डिमांड है, ठीक है ना, दिए हुए प्राइस पर। अगर डिमांड अगर अपनी क्या हो जाएगा कि अपने पास एबिलिटी नहीं है खरीदने की, अपने पास पैसे नहीं है, तो अपन डिमांड नहीं करेंगे कोई चीज़ की, ठीक है। दूसरी बात, अपने पास बहुत सारे पैसे पड़े हैं लेकिन कोई चीज़ की खरीदने की अपने पास इच्छा नहीं है, तो अपन क्या होगी, वो डिमांड नहीं होगी। तो डिमांड होने के लिए क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, इसको बोल सकते हैं अपनी एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों होने चाहिए, तभी वो क्या होगी, डिमांड होगी। तो जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड क्या होगी, घटेगी, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, ठीक है ना। तो अगर प्राइस क्या हुई, कोई भी कमोडिटी की घटेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। कोई चीज़ सस्ती होगी तो अपन क्या कर लेंगे, उसको खरीदने की इच्छा करेंगे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में क्या था, एक रिलेशन। तो लॉ ऑफ डिमांड बताता था कि ऐसा ऐसा होगा, वो एक ओनली फॉर डायरेक्शन देता था। डायरेक्शन देता था क्या, कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन वो ये नहीं बताता था कि कितनी बढ़ेगी और कितनी घटेगी, ठीक है ना। तो वो कौन बताता था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता था। इसी प्रकार से इसमें क्या देख रहे हैं अपन, दो चीज़ के बीच में रिलेशन देख रहे थे, किस किस के बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो अब अपन को पता लगाना है, अपन को ये तो पता चल गया कि अपन को प्रोडक्शन सेकंड जोन में करना चाहिए, थर्ड जोन में करना। डायरेक्शन तो अपन को मिल गई, किसकी वजह से, एमपी की वजह से। एमपी क्या है, रेट है, ठीक है ना। तो एमपी बढ़ेगा तो अपन क्या करेंगे, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन। अपन ने देख लिया कि अभी तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अपना क्या इंक्रीज हो रहा है। अगर अपन 1 यूनिट ऐड कर रहे हैं तो उसके बदले अपन को 15 मिल रहे हैं। अगर अपन ने फिर क्या की, 2 दिन बाद दूसरी यूनिट ऐड की तो उससे दूसरी यूनिट से 20 मिल गए, ठीक है, 20 यूनिट प्रोडक्शन मिल गया। अगर तीसरी की, तीसरी से अपन को 25 यूनिट प्रोडक्शन मिल गया, तो अपन प्रोडक्शन बंद क्यों करेंगे बताओ, ठीक है। तो उसके बाद कांस्टेंट रेट से, ठीक है, पहली यूनिट ऐड की 15, दूसरी ऐड की 15, तीसरी ऐड की, उससे भी 15 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, तो क्यों करेंगे। अगर अपन आगे चलें, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि अपन ने पहली यूनिट ऐड की, उससे कितना प्रोडक्शन बढ़ा था, 15। अगर दूसरी यूनिट ऐड की, उससे कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा तो है, ठीक है ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि अपन ने जैसे भी 1 यूनिट यूज़ की, जैसे 6ठी यूनिट यूज़ की, तो 6ठी यूनिट से क्या होगा, 0 बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर 7वीं यूनिट यूज़ की, उससे कुछ नहीं बढ़ेगा, कुछ अपने घर से ही खर्चा लगे, तो वो क्या हो जाएगी, एमपी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा, तो इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड, जो अपन क्या रहे, डिमांड और क्या प्राइस के बीच में रिलेशन देख रहे थे, उसको क्या बोल रहे थे अपन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन अब क्या कर रहे हैं अपन, प्रोडक्शन और इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन देख रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो उसमें अपन क्या कर रहे थे, क्या देख रहे थे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि 1% अगर प्राइस में चेंज हुआ तो अपनी डिमांड में कितना परसेंट चेंज होगा, ठीक है ना। वो देख रहे थे किसमें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। सेम थिंग आल्सो हैपन इन इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। लेट्स सी, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन में अपन किस के बीच में देख रहे थे रिलेशन, एक्स एन, ठीक है ना। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन में अपन आउटपुट, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और आपके फार्म मैनेजमेंट की जड़ है ये इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, बहुत काम आने वाले आपके भविष्य में, अगर आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो।
ठीक है। तो इसके बीच में अब अपन को यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज चेंज इन आउटपुट बाई परसेंटेज चेंज इन इनपुट, ठीक है ना। अब अपन यहाँ देखेंगे कि 1% इनपुट की यूनिट में चेंज करने पर आउटपुट में कितना परसेंट चेंज आता है। ये क्यों नहीं देख रहे कि आउटपुट 1% चेंज करने पर इनपुट में कितना परसेंट चेंज आ रहा है। ये भी तो हो सकता है नहीं, क्योंकि यहाँ देखो प्रभावित कौन कर रहा है, इनपुट कर रहा है, क्योंकि इनपुट क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इस पर किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका इस पर जरूर फर्क पड़ता है, इनपुट का आउटपुट पर फर्क पड़ता है, क्योंकि आउटपुट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको चेंज होने से ये कितना चेंज होगा ये देखना पड़ेगा अपन को। इनपुट चेंज होने पे आउटपुट कितना चेंज होगा ये देखना पड़ेगा, लेकिन आउटपुट क्या है, इनपुट के बिना चेंज नहीं होता, ठीक है ना। जब ए अदर वेरिएबल क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करते हैं अपन, इनपुट चेंज होने से आउटपुट कितना चेंज हो रहा है। अब इनपुट का रिस्पॉन्स देख रहे हैं अपन इन केस ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो अब देखो इसको आगे सोल्व कर देखते रहना। अब आउटपुट को अपन क्या बोलते हैं बताओ। आउटपुट को अपन डिनोट करते हैं किससे, y से, और इनपुट को x से, ठीक है ना। परसेंटेज चेंज इन आउटपुट ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन इनपुट, ठीक है ना। अब परसेंट निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, आपने निकाला ही होगा परसेंटेज। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, जो भी इनिशियल, जैसे पहले कितना था अपना इनपुट था y1, ठीक है ना। अब चेंज करके अपने इनपुट को क्या कर दिया, सॉरी x1 और x2, ठीक है ना। इसमें इतना चेंज कर दिया। एक एग्जांपल सिंपल सा, मान लीजिए इनपुट कितना था, पहले अपन 2 यूनिट इसमें क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे। अब अपन चेंज करके कितना कर दिया, उसको 4 यूनिट कर दिया। तो अब कितना परसेंट बढ़ा। अब अपन को क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन इनपुट, कितना परसेंट इसमें चेंज हुआ है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, अपन को दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, चेंज, ठीक है ना। तो अपन x है डेल x बाई x, ठीक है ना। परसेंटेज निकालने के लिए x में कितना चेंज आया, बाई जो इनिशियल वैल्यू है अपनी उसको क्या करना पड़ता है, उसमें से डिवाइड करना पड़ता है, तब अपन को पता चल जाता है कितना परसेंट चेंज हुआ है। जैसे देखो 2 पहले कितना था 2, अब कितना हो गया 4, बढ़ा है या घटा है, 2 क्या अपने बढ़ाया है। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है ना। परसेंट चेंज देखने के लिए उसमें से कितना डिफरेंस है, तो कितना है 4 माइनस 2, तो कितना हो गया 2, डेल x कितना हो गया 2, और इनिशियल वैल्यू कितनी है, इनिशियल वैल्यू मतलब प्रारंभिक वैल्यू जो अपन पहले यूज़ कर रहे थे वो वैल्यू, उसमें कितनी है 2 इंटू 100, ठीक है ना। परसेंट निकालने के लिए किससे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया 1 इंटू 100, तो कितना आ गया 100% अपन ने क्या किया है, इनपुट में चेंज किया। आई समझ में। अब देखो 2 जब अपन क्या कर रहे थे, 2 यूनिट चेंज कर रहे थे, तो अपन को आउटपुट मिल रहा था y1 पहले 20 यूनिट। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ मैं आपको। अब जब इसको बढ़ा के 4 यूनिट कर दिया इनपुट को y2 x को, तो y2 अपना कितना हो जाएगा, मान लीजिए 40 हो गया, ठीक है। y2 कितना हो गया 40 हो गया, क्योंकि इनपुट अपन जैसे जैसे यूज़ करें तो आउटपुट भी बढ़ रहा है, जरूरी नहीं बढ़ रहा है, घट भी सकता है, ठीक है। अब देखो ये तो काट लिया अपने परसेंटेज चेंज इन x का, ठीक है ना, कितना हुआ 100% चेंज हुआ। अब अपन को क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन y, सेम चीज़ कि चेंज इन y बाई y इंटू 100, ठीक है ना। ये क्या निकल जाएगा, इस फॉर्मूले को अपन सोल्व करेंगे आगे, बहुत ही अच्छा सीधा सीधा निकल जाएगी इलास्टिसिटी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और ध्यान से देखोगे। अब देखो चेंज इन आउटपुट कितना हुआ, 20 से 40 हो गया, कितने का हुआ है 20 बाई x का, y का मतलब जो इनिशियल वैल्यू जो अपना आउटपुट की यूज पहले आउटपुट अपना मिल रहा था, मतलब जो कितना हो जाएगा 20 इंटू 100, वही कितना हुआ, ये कितना हुआ है 100% चेंज हुआ है, ठीक है ना।
तो अपन क्या कर रहा है कि परसेंटेज चेंज इन आउटपुट कितनी है 100%, और परसेंटेज चेंज इन इनपुट भी कितना है 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, 100 से कैंसल, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया 1। मतलब जिस जिस रेट में अपन आउटपुट चेंज कर रहे हैं उसी रेट में क्या हो रहा है इनपुट चेंज हो रहा है, उसी रेट में क्या हो रहा है अपना आउटपुट चेंज हो रहा है। 0 का मतलब 1 का मतलब ये है, मतलब क्या हुआ कि 1% अगर अपन आउटपुट में चेंज कर रहे हैं तो 1% ही इनपुट में चेंज हो रहा है। अगर ये 1 से कम आता, ठीक है ना, उसका मतलब क्या होता कि अपन 1% अगर इनपुट में चेंज कर रहे हैं तो जो आउटपुट में होने वाला चेंज है वो क्या होता 1% से कम होता। ठीक है ना, ये समझना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1% इनपुट में चेंज कर रहे हैं तो अगर आउटपुट में होने वाला चेंज क्या होता 1% से ज़्यादा होता, मतलब क्या था कि जो होने वाला जो आउटपुट है वो क्या हो रहा है इनपुट की कंपेयर में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है वृद्धि कर रहा है या बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ अगर 1% चेंज कर रहे हैं और 1% ही आउटपुट में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। मतलब कि अपन एक इनपुट यूज कर रहे हैं उसके कंपेयर में 10 अगर इनपुट चेंज हो रहा है, दूसरा अगर 1 चेंज कर रहे हैं उसके बारे में फिर 10 हो रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब ये अगर 1% इनपुट में चेंज करने से अगर आउटपुट में क्या है 1% से कम चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ यह है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है ना, क्यों है, क्योंकि अपन 1% अगर इनपुट चेंज कर रहे हैं 1% के कंपेयर में वो क्या आउटपुट क्या है बहुत कम चेंज हो रहा है। ठीक है, दूसरा है 1% अगर अपन इनपुट में चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट में क्या है 1% से ज़्यादा चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है ना, कि जो 1% अगर चेंज कर रहे हैं तो ये 1% जैसे अपन ने एक इनपुट यूनिट यूज़ किया तो अपन को 10 मिला है, तो दूसरी यूनिट यूज़ किया है तो उसके कंपेयर में ज़्यादा मिलेगा, 10 के या 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो, कितना भी हो सकता है। ठीक है ना, इलास्टिसिटी की रेंज आपको पता ही है कहाँ से कहाँ तक होती है, फंडामेंटल में पढ़ा होगा आपने, 0 से लेके अनंत तक। ठीक है ना, 0 से लेके अनंत तक। अगर 0 इलास्टिसिटी है मतलब इनपुट कितना भी चेंज कर दो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, अगर अनंत है इसका मतलब अपन क्या है थोड़ा सा भी इनपुट यूज़ करते ही अपना क्या हो जाएगा प्रोडक्शन इतना चेंज होएगा कि अपन मेजर भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली ना, ये होता है प्रैक्टिकली। होता क्या है, या तो प्रोडक्शन कंपेयर में ज़्यादा चेंज होगा या इनपुट के कंपेयर में कम चेंज होगा या इनपुट के समान चेंज होगा। तो इसमें 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके अनंत तक। अगर 0 हो गया तो इसको बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक। ठीक है ना, इलास्टिसिटी को क्या बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक। अगर 0 से ज़्यादा और 1 से कम है इसको बोलते हैं रिलेटिव इन इलास्टिक। ठीक है ना, रिलेटिव इन इलास्टिक 1 है इसको क्या बोलते हैं अपनी यूनिट इलास्टिक। ये ध्यान से पढ़ना, ये आपके एग्जाम में सीधा सीधा अगर आप न्यू टाइप में क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से। ठीक है, अगर 1 से ज़्यादा और अनंत से कम है इसका मतलब क्या है रिलेटिव इलास्टिक। ठीक है ना, और अनंत है उसको क्या बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक। ठीक है ना, ये 5 चीज़ इसमें होती है। ठीक है, अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। अपन ने क्या लिखा था, ईपी लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन कि परसेंटेज चेंज इन वाई बाई परसेंटेज चेंज इन एक्स, ये होता है अपना इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। इसको अपन ने क्या लिखा था और इसको अपन क्या लिखा था परसेंटेज निकालने के लिए, इसको क्या लिखा था डेल वाई बाई वाई। लिखा नहीं लिखा बताओ, ये परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, इनटू 100 इसको लिख सकते हैं अपन, बराबर क्या है परसेंटेज चेंज इन वाई। ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, देखो क्या लिखा था ये लिखा था, और इसको क्या लिखा था ये लिखा था। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या लिखेंगे चेंज इन एक्स वाई एक्स इंटू 100। ठीक है ना, इनकी जगह ये पुट कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, करो। देखो परसेंटेज चेंज इन वाई का मतलब क्या हो गया परसेंटेज चेंज इन वाई बाई वाई इंटू 100। वाई क्या है डेल एक्स को क्या लिखा था 100 इंटू 100।
इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, डेल वाई वाई वाई, इसको क्या कर लेंगे अपन, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई डेल एक्स, ठीक है ना, हो गया। अब देखो इसको आगे सोल्व और कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, डेल वाई वाई या डेल डेल एक तरफ कर लो, इजी हो जाएगा, इंटू एक्स बाई वाई, ठीक है। इतना सोल्व कर लिया, समझ में आ गया, कुछ नहीं करना। अपना इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन आउटपुट वाई परसेंटेज चेंज इन इनपुट, वाई को क्या बोलते हैं आउटपुट और एक्स को क्या बोलते हैं इनपुट। उसको अपन परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों के बीच डिफरेंस, कोई भी दो वैल्यू दी हो, ठीक है ना। भाई वाई वाई का मतलब जो अपन पहले यूज कर रहे थे इनिशियल वैल्यू है उसको इंटू 100, तो परसेंटेज चेंज इन आउटपुट आ जाएगा, जो अपने पिछले थोड़ी देर पहले किया है। और परसेंटेज चेंज इन वाई का मतलब जो डिफरेंस इनपुट का जो पहले यूज़ कर रहे थे और अब यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो पहले यूज़ कर रहे थे उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इंटू 100, तो परसेंटेज चेंज इसमें आ जाएगा। तो अब इसको इस फॉर्मूले को आगे सोल्व किया तो डेल परसेंटेज चेंज इन वाई की जगह अपने क्या लिख दिया, डेल वाई 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 इंटू 100, जो भी अपने किया था। फिर परसेंटेज चेंज इन वाई की जगह क्या लिख दिया, डेल वाई एक्स सॉरी एक्स की जगह डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100, ठीक है। अब इसको 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब डेल वाई 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 इंटू इसको सोल्व किया एक्स वाई डेल एक्स, इसको आगे सोल्व किया डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू एक्स इन वाई वाई। अब आपको याद होगा कि अपन ने लिखा था एमपी का फॉर्मूला लिखा था डेल वाई बाई डेल एक्स, लिखा था कि नहीं लिखा था अपन ने, आपने अगर पिछली क्लास देखी है तो वो जरूर याद होगा कि जरूर लिखा था। और एपी का फॉर्मूला क्या था कि जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें से जितनी यूनिट इनपुट की यूज़ करें उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो अपने पर यूनिट आ जाएगा। अगर ये चीज़ आपको कहीं दिख रही है क्या इस फॉर्मूले में, हाँ सर दिख रही है, कहाँ दिख रही है सर, ये पड़ी यहाँ। तो इस चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं, एमपी लिख सकते हैं क्या, क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ जो ये चीज़ है वो क्या है, एपी है क्या, नहीं सर एपी नहीं है, एपी तो वाई बाई एक्स है, तो क्या है, तो ये जस्ट क्या है, एपी के 1 बाई एपी है, एपी के क्या है ऑपोजिट है, ठीक है ना, 1 बाई एपी है। तो फॉर्मूला क्या हो गया अपना, इसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया, एमपी इंटू 1 बाई एपी, ठीक है ना। आगे फिर सोल्व किया तो क्या हो गया, एमपी बाई एपी। अब यहाँ से ये बहुत ईजी वे हो गया किसका, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन का। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, एमपी बाई एपी, ठीक है ना। अब देखो एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा आप एग्जांपल के थ्रू, अगर मान लीजिए कि एमपी ज़्यादा है एपी से, तो आने वाली जो संख्या होगी इस फॉर्मूले के थ्रू तो वो क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी या कम होगी। जैसे मान लीजिए कि ये 5 है एम्पियर, ये क्या है 3 है, ठीक है ना, ये कम ही है इससे, तो जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी कम आएगी, सर 1 से ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। अगर एमपी ज़्यादा है और एपी कम है तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ध्यान से देखना, अगर एमपी कम है और एपी क्या है ज़्यादा है, मतलब यहाँ अगर इसको उल्टा कर दिया, जैसे एमपी कितना है 3 है और एपी 5 है, तो ये आने वाली संख्या क्या होगी, 1 से कम ही होगी, ठीक है, 1 से कम। अगर दोनों बराबर है, एमपी बराबर एपी, अगर ये दोनों ही डिनोमिनेटर ये बराबर है, जैसे 5 5 है दोनों ही, तो क्या आएगा 1, ठीक है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी, इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ध्यान देना ये चीज़ें, जहाँ एमपी ज़्यादा होगी और एपी कम होगा वहाँ इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, 1 से ज़्यादा। एमपी कम और एपी ज़्यादा होगा वहाँ क्या होगा, 1 से कम, और दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, इक्वल्स टू 1। ये चीज़ अपन देखते हैं अब इस ग्राफ में। देखो स्टार्टिंग में क्या है, सब 0 है, ठीक है। जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब क्या है, यहाँ देखो एमपी क्या है, ये एमपी है, ज़्यादा है किससे, एपी से, यहाँ तक, ठीक है ना। तो एपी से ज़्यादा है तो यहाँ तक क्या है, एमपी ज़्यादा है और एमपी ज़्यादा और एपी क्या है, कम है, ठीक है ना। तो अब यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन यहाँ तक क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी,
ठीक है ना। दूसरी चीज देखो, अब यहाँ आके दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इस लाइन पे क्या है, एमपी और एपी क्या है, दोनों बराबर है, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी, 1। ठीक है, इसके बाद निकलते अब क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, जो एपी है वो क्या हो गया, ज़्यादा है, और एमपी क्या है, इससे नीचे है, तो एमपी क्या है, नीचे है। तो अब क्या होगा, जो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन यहाँ होगा वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ एमपी क्या है, कम है एपी से, तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, 1 से कम होगा। ठीक है, अब आगे जैसे जैसे चलते हैं यहाँ तक, अब क्या हो गया, एमपी 0 हो गया। ठीक है, और एपी क्या है, कुछ भी हो 0 से ज़्यादा है, तो यहाँ जो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, जो इस पॉइंट पर 0। ठीक है, और यहाँ से आगे जो निकलेंगे यहाँ इस पॉइंट पर, यहाँ क्या होगा, माइनस में। ठीक है ना, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, एमपीपी बाई एपीपी। ठीक है ना, तो एमपी ज़्यादा है तो मतलब इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होगी, तो यहाँ तक। तब जो अब फर्स्ट जोन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके जहाँ तक इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन 1 है वहाँ तक क्या है, फर्स्ट जोन है। या उसको ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ क्या है, एमपी क्या है, ज़्यादा है एपी से, वहाँ तक है। या ये भी बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट हो रहा है, जो टीपी वहाँ तक क्या है, फर्स्ट जोन है। फर्स्ट जोन यहाँ तक है जहाँ तक एपीपी और एमपी इक्वल्स है। उसके बाद सेकंड जोन स्टार्ट हो जाता है, इसमें क्या होता है, एपी ज़्यादा होता है, एमपी कम होता है, तो इलास्टिसिटी 1 से कम होगी। और तीसरा जोन वहाँ स्टार्ट हो, दूसरा जोन वहाँ खत्म होता है जहाँ की इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन 0, मतलब एमपी 0 हो जाए और टीपी मैक्सिमम हो जाए, वहाँ दूसरा जोन खत्म हो जाता है, और उससे आगे वाला तीसरा जोन कंटिन्यू जो माइनस में और चलता रहता है। 2 इरेशनल जोन हो गए, यहाँ देखो इलास्टिसिटी माइनस में है इसलिए अपन प्रोडक्शन नहीं करते, और यहाँ क्या हो रहा है, प्लस में है, तो वहाँ अपन क्या है, प्रोडक्शन संबंधी डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसका पूरा मैं आपको क्या कर दूंगा, पीडीएफ में आपको नोट सेंड कर दूंगा। और इन तीनों क्लासों को आप क्या करो, बहुत अच्छे से पढ़ना। कल क्या पढ़ेंगे, इनमें जो अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो इनमें लो है, तीनों लो निकल के आए हैं, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न्स, कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न्स, लो ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न्स। तीनों लो को इसमें क्या करेंगे, इसके ग्राफ्स के साथ इन पर क्या करेंगे, एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए अनुमति, थैंक यू। कितनी होगी।